नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात संसद की, जहां आज भी हंगामा चौथे दिन चला और आज फिर लोकसभा के 33 सांसदों को और राज्यसभा से 45 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। यानी कुल 78 निलंबित आज एक ही दिन में हो गए। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा है। वे हाल में संसद की सुरक्षा में सेंधमारी से गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे हैं। निलंबित सांसदों में अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, टी.आर. बालू, सौगत राय, कल्याण बनर्जी, ए. राजा, दयानिधि मारन और मोहम्मद बशीर शामिल हैं। पिछले हफ्ते ही 13 लोकसभा और एक राज्यसभा से सांसद निलंबित हुए थे, तो कुल 92 जो सांसद हैं वो सस्पेंड हो चुके हैं। और राज्यसभा में तो आज सभापति ने कह दिया है कि जो ये निलंबन हुआ है पूरे सेशन जो है, ये सत्र है, पूरे सेशन तक लागू रहेगा। आइए इस पर बात करने के लिए सबसे पहले अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास चलते हैं। अखिलेश, इतनी बड़ी तादाद में ये सांसदों को निलंबित करना, ये अपने आप में ठीक संदेश है क्या? नहीं, देखिए, ठीक संदेश तो नहीं, क्योंकि जो संसद है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही होते हैं। दोनों को ही साथ लेकर के ये संसद बनती है, जिसमें कि सत्ता पक्ष अपनी बात रखता है और वहीं विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी तय करता है। तो इसलिए ये एक प्रश्न तो उठेगा, लेकिन प्रश्न ये भी उठेगा कि क्या ये ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के विपक्ष को इतना विरोध करना चाहिए, वो भी तब जबकि लोकसभा अध्यक्ष की ओर से सभी सांसदों को पत्र लिखा गया, कहा गया कि जो जिम्मेदारी है संसद परिसर की वो लोकसभा सचिवालय की है, खुद लोकसभा अध्यक्ष की है। आज भी उन्होंने यही बात कही और कहा है कि उच्च स्तरीय जांच समिति इसके लिए बना दी गई है। साथ ही जो भी खामियां हैं उनको दूर करने के लिए जो सुझाव सांसदों की ओर से आए, वो सुझावों पर भी अमल किया जा रहा। तो ये सरकार की ओर से भी बात स्पष्ट की गई थी कि इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने जो कहा है वही इसके लिए जिम्मेदार है और वही जिम्मेदारी लेकर के वो जो आगे का काम है वो कर रहे हैं। तो इसीलिए विपक्ष जो विरोध कर रहा है उसे लेकर के ज़रूर सवाल उठाए। और क्या ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के विपक्ष जनता के बीच जा सकता है? क्योंकि अगर जैसा कि हमने सुना भी आज कई सांसदों को, वो कह रहे थे कि अब हम जनता के बीच जाएंगे, तो क्या ये एक ऐसा मुद्दा होगा जिसको कि जनता ध्यान देगी या जनता उनका समर्थन करेगी? ये भी एक बड़ा प्रश्न रहेगा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि इतिहास में, संसदीय इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में इतने ज़्यादा सांसदों को कभी निलंबित नहीं किया गया। 1989 में ज़रूर हुआ था जब 63 सांसदों को निलंबित किया गया था, वो भी 3 दिनों के लिए। और बाद में आप जानती हैं कि जुलाई 1989 में 106 सांसदों ने मास रेजिग्नेशन दे दिया था, सामूहिक त्यागपत्र दे दिया था बोफोर्स के मुद्दे पर। तो क्या अब विपक्ष के सांसद भी यही करेंगे? वैसे भी आप जानती हैं निधि कि 17वीं लोकसभा का ये जो शीतकालीन सत्र है, ये एक तरह से अंतिम सत्र है, क्योंकि अब जो 1 फरवरी से शुरू होगा, जनवरी के अंत में और फरवरी में शुरू होगा, वो एक तरह से वोट एंड अकाउंट को लेकर के होगा, चुनाव से ठीक पहले। तो क्या यही एक सत्र जिसका मौका था विपक्ष के पास सरकार को घेरने का, और क्या ये मौका उसके हाथ से निकल गया है और आगे विपक्ष इस पर क्या करेगा? ये सारे सवाल अभी आगे हैं। बिल्कुल। और अखिलेश, एक सवाल चलते चलते आपसे ये भी कि अभी हमारे अंग्रेजी चैनल पे तरुण गोगोई थे, वो कह रहे थे कि गृह मंत्री बाहर बोल रहे हैं तो अगर संसद में भी बोल देते। ऐसे में अड़चन क्या है, या सभापति ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो जांच चल रही है पहले उसकी पूरी हो जाए तभी गृह मंत्री जवाब देंगे। क्या जरा आप हमें बता दीजिए आधिकारिक तौर पर क्या स्थिति है? जी, गौरव गोगोई यही बात कह रहे हैं कि जब गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, बाहर मीडिया में बयान दे सकते हैं, तो यही बात वो संसद में आकर क्यों नहीं कह सकते हैं। लेकिन दोनों का ही नेताओं का ये कहना है कि ये जो पूरा मामला है, जैसा हमने कहा कि लोकसभा सचिवालय के दायरे में आता है और लोकसभा अध्यक्ष इस पर पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। वो जिस दिन घटना हुई थी 13 दिसंबर को, उस दिन भी 2 बजे आकर उन्होंने बयान दिया था। उसके बाद सर्वदलीय बैठक उन्होंने बुलाई थी, उसमें जो सुझाव आए थे उस पर वो अमल करने की बात कह चुके हैं। इसके बाद रविवार को उन्होंने सभी सांसदों को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि जो सांसदों का निलंबन हुआ है उसका इस सेंधमारी की घटना से कोई संबंध नहीं है, बल्कि ये सस्पेंशन जो है वो इसलिए किया गया क्योंकि जब नए संसद भवन में आए थे तब ये तय किया गया था कि सदन के सामने, आसन के सामने कोई भी प्ले कार्ड वगैरह लेकर नहीं आएगा। जब इन नियमों को नहीं माना गया है तब ये निलंबन की कार्रवाई की गई है, तो इसका उससे संबंध नहीं है, ये बात भी वो स्पष्ट कर चुके हैं। और साथ ही ये भी कहा है कि इसके लिए उच्च स्तरीय जांच समिति एक बना दी गई है। गृह मंत्रालय को भी कहा गया था और उसने भी एक समिति का गठन कर दिया। तो ऐसे में ये मांग करना कि गृह मंत्री आकर के बयान दें, प्रधानमंत्री आकर के बयान दें, ये विपक्ष की जो है बेजा मांग है, ये सरकार का कहना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश आपका बात सामने रखने के लिए। हालात जो ज़मीनी स्थिति है कि क्या कहना है विपक्ष का और क्या कहना है सत्ता पक्ष का। अब हमारे साथ खास मेहमान हैं, स्नेहलता श्रीवास्तव हैं, पूर्व महासचिव लोकसभा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव मैम जुड़ने के लिए। अब जो आज मैम जिस तरह से निलंबन हुआ है, आपकी क्या राय है? इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का अगर निलंबन होता है, जो स्थिति बनती है लोकसभा में, आपका क्या आंकलन?
देखिए, विपक्ष के सदस्यों का इतनी बड़ी संख्या में निलंबन से जो विपक्ष का जो उत्तरदायित्व है वो पूरा नहीं हो पाता है। और इसीलिए सदन में पक्ष और विपक्ष का दोनों का ही अपना अपना योगदान रहता है। इसमें इस केस में जो मैं देख रही हूँ कि वो लगातार तख्तियां दिखा रहे थे या पोस्टर दिखा रहे थे और वेल में आ रहे थे और शोर कर रहे थे। तो इस बारे में लोकसभा के नियम हैं और वो नियम 374A में ऑटोमेटिक सस्पेंशन का भी है और स्पीकर बार बार उनको या चेयर जो है वो बार बार उनको आगाह करते हैं कि आप सॉरी कि आप इसको आप विड्रॉ कर लीजिए वेल से, आप शोर मत मचाइए, आप तक पोस्टर लेके मत आइए। और उसके बाद भी जब वो नहीं मानते हैं तो फिर नाम लेकर के उनका स्पीकर सस्पेंशन के लिए उनका नाम लेते हैं। तो ऑटोमेटिक सस्पेंशन का रूल 374A 2001 से बना हुआ है, कोई नया रूल नहीं है। और ये जो कार्रवाई होती है वो सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए ही की जाती है, सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए की जाती है। और ये जो रूल बनते हैं वो सदन के सभी पार्टियों के सदस्यों से चर्चा करके और सदन में वोट ले करके किए जाते हैं। तो कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि सत्ता पक्ष ने ये नियम बनाए हैं या हमको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और अपने लेवल पे बना लिए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि विपक्ष के बाद बहुत सारे हथियार हैं जो जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वो मोशन ला सकते हैं, रिजोल्यूशन ला सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उसमें हमारे रूल्स में व्यवस्थाएं हैं कि विपक्ष चाहे तो वो जवाब ले सकता है सत्ता पक्ष से। उसके लिए हंगामा करने की ही आवश्यकता होगी, ऐसा केवल एक ही विकल्प उनके पास नहीं है। बिल्कुल मैम, हम तो जानते हैं कि अब लोकसभा चुनावों की ओर बढ़ रहे हैं हम आगे, अगले साल चुनाव ही हैं, तो ऐसे में जो विपक्ष है वो अपने तेवर भी गर्म करना चाह रहा होगा। लेकिन अगर लोकसभा के जो सभापति अगर वो कह रहे हैं कि भाई देखिए हमने जांच के आदेश दे दिए हैं, उससे संतुष्ट आपको हो जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष जो है गृह मंत्री से जवाब चाहता है, उनसे बयान चाहता है, क्योंकि सुरक्षा, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, उसमें क्या नजरिया आपका? देखिए, ये गंभीर घटना हुई है और जहां तक मैं समझती हूँ सरकार भी और लोकसभा के स्पीकर महोदय भी पूरी गंभीरता से जांच के बाद ही जवाब देना चाहते हैं और उसके लिए सभी को धैर्य रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि जवाब ढुलमुल तरीके से आएगा उस पे भी आलोचना होगी कि आप हमें पूरी बात सामने नहीं रख रहे हैं। तो जब जांच चल रही होती है तब किसी के भी फेवर में कुछ कहना कि इसने कुछ नहीं किया था या ये अभी हमारी जांच अधूरी है, ऐसा तो हमने लोकसभा में नहीं देखा है। जब लॉजिकल उसमें आ जाता है उसके बाद ही जवाब दिया जाता है। बाकी जांच जारी है ये तो सभी को सर्वविदित है। बिल्कुल मैम, आप हमारे साथ जुड़ी हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कहना है कि और जरिए हैं विपक्ष के पास अपनी बात रखने के लिए, हंगामे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विपक्ष गृह मंत्री का बयान चाहता है क्योंकि उनका कहना है देश की सुरक्षा से जुड़ा है मामला है, जिस तरह से संसद की सुरक्षा में चूक हुई, सेंधमारी हुई। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और अपने मौसम के बारे में गौर करते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण मौसम है, बात करेंगे क्योंकि दक्षिण भारत में बारिश का एक तरह से कहर है और उत्तर भारत में हमारे यहाँ ठंड लगातार बढ़ रही है। क्या कुछ रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं? आपको बता दें, दक्षिण भारत में भारी बारिश के कारण मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आज मौसम विभाग ने आगाह किया है कि 18 तारीख तक भारी बारिश से बहुत भारी बारिश के हालात बने रहेंगे, यानी 204.4 मिलीमीटर के करीब बारिश। लगातार तेज बारिश की वजह से आपको बता दें तमिलनाडु के 4 जिलों में आज स्कूल कॉलेज बंद रहे। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये तो ट्वीट था जो मौसम विभाग ने आज किया है और अब वो तस्वीरें जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितना नुकसान हुआ है। ये भयावह तस्वीरें देखिए, 4 जिलों का ये हाल है। स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े,
कई इलाके जलमग्न हैं। प्रभावित इलाकों से लोगों के निकलने के लिए रेस्क्यू टीम्स तैनात करनी पड़ी हैं। स्कूल के साथ साथ बैंक, प्राइवेट संस्थान और पीएसयूज को भी बंद रखा गया है। बारिश से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन, तोनकाशी और कन्याकुमारी शामिल हैं। बारिश की वजह से तिरुनेलवेली से चलने वाली 17 ट्रेनों को आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया। 500 यात्री तो स्टेशन पर अटके पड़े बताए गए। ये बताया गया कि एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो उन तक पहुंच रही हैं, उनको निकालने के लिए, सुरक्षित स्थानों को ले जाने के लिए या कुछ भोजन सामग्री पहुंचाने के लिए। तूतीकोरिन आने वाली उड़ानों को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। पानी भरने की पेचिपराई, पेरुनंजानी, पापनासम डैम से पानी छोड़े जाने से हालात और बिगड़ गए हैं। वो भी तस्वीरें भी थी, कोशिश करेंगे वो आपको दिखाने की। तो एक तरफ बारिश हो रही है, भयंकर बारिश हो रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन की हैं। तो एक तरफ वो आप देख सकते हैं किस तरह से डैम से पानी छोड़ा गया, कितनी बड़ी मात्रा में पानी। और दूसरी तरफ तस्वीरें ठंड की। उत्तर भारत में ठंड के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अमृतसर सहित पंजाब के कुछ इलाकों में पारा गिरकर 3 डिग्री पहुंच गया है। वहीं दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। उत्तर पश्चिम भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी उत्तर प्रदेश में तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच रह सकता है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है विमलेंदु झा, पर्यावरण के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विमलेंदु जी, अगर आप जुड़ गए तो आपसे यही कि किस तरह से देख रहे हैं जो ये तस्वीरें आ रही हैं भारत से, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से। पहले अगर दक्षिण भारत की बात करें, इतनी भारी बारिश और मौसम विभाग का अलर्ट। देखिए निधि, इसकी आशंका या इसके बारे में एक जो कहते हैं प्रिडिक्शन, वो बहुत समय पहले कर दिया गया है कि चेन्नई और चेन्नई के आसपास के लगभग 12 शहर जो हैं वो क्लाइमेट चेंज के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग 3 फीट पानी के नीचे जा सकते हैं। तो जब हम इतनी अभी आईपीसीसी की रिपोर्ट जो आई है जिसमें पर्यावरण के बारे में, ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में चर्चा हुई है। हाँ, और इंडिया स्पेसिफिक जो आईपीसीसी की बाकी सारे रिपोर्ट्स जो पिछले 1 दशक में आए हैं, सब में कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कि जिस तेजी से और जिस रफ्तार से क्लाइमेट इवेंट्स होंगे, वेदर इवेंट्स होंगे, उसमें बढ़ोतरी होगा। तो चेन्नई जो एक उदाहरण है, हमने देखा है कि साल में 10 बार, और पहले तो हम सिर्फ चेन्नई के बारे में बात करते थे, आज जो हम अब प्रिडिक्शंस देख रहे हैं, जो बारिश देख रहे हैं, वो सदर्न तमिलनाडु के बारे में हम देख रहे हैं। तो क्लाइमेट वल्नरेबल जो पूरी की पूरी कोस्टल एरियाज हैं, साथ ही साथ हिमालय। तो अभी हम सिर्फ दिसंबर 2023 के बारे में ना बात करके, अगर हम पूरे के पूरे 2023 के बारे में बात करें, तो कम से कम 1 दर्जन जो है क्लाइमेट इवेंट्स हमारे देश में हुए हैं। चाहे हीट वेव्स हो, 1 महीने तक हमारी आपकी चर्चा हीट वेव्स के ऊपर हुई है। हमने देखा है कि किस तरह से असमय बारिश और तेज बारिश जो है वो शिमला में और हिमाचल के अलग अलग इलाकों में हुआ। जोशीमठ के डूबने की कहानी और टूटने की कहानी आई। तो क्लाइमेट के बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना बहुत ही आवश्यक है। और उसके अनुसार विकास के कदम तो 2 तरह की, अगर हम अपने आप को पहले कैसे संभालें और फिर हम आगे कैसे बढ़ें, किस रफ्तार से बढ़ें और किस तरीके से बढ़ें, उसके बारे में विचार करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि चेन्नई और सदर्न तमिलनाडु में हमने पिछले 10 वर्षों में देखा है कि अनेक बार बाढ़ की स्थिति आई है, एक डिजास्टर आया है, और इसको हम लोग बहुत बार नेचुरल, एक प्राकृतिक आपदा बोल करके इसको कंबल के नीचे रख देते हैं या कारपेट के नीचे डाल देते हैं। इसको प्राकृतिक आपदा सिर्फ समझना एक दुर्भाग्यपूर्ण विचार होगा, क्योंकि एक क्लियरली क्लाइमेट इवेंट है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, और इसको रोका जा सकता है, इससे संभला जा सकता है, या इसके अनुकूल, इसके प्रोपोर्शनेट जो है डेवलपमेंट मॉडल्स क्रिएट करने बहुत ही आवश्यक है। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात की कि जो डेवलपमेंट मॉडल है उसको ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना होगा। जिस तरह से मौसम के लिए आगाह किया जाता रहा है काफ़ी समय से, लेकिन अब आगे कैसे संभला जाए विमलेंदु? बातें हम लोग बहुत करते हैं, चीज़ें लिखी बहुत जाती हैं, लेकिन एक आम जनमानस के लिए जो आपको सुन रहा होगा या जो प्रशासन में लोग जो हैं वो सुन रहे होंगे, किस तरह से थोड़े हालात संभाले जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें जो डिनाई करते हैं कि क्लाइमेट चेंज नाम का कोई चीज नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक चीज।
दूसरी जो मैंने आपको कहा कि इनको सिर्फ एक बारिश, एक तेज बारिश, एक बादल टूटना या एक सिंपल बाढ़ या सिंपल ड्राउट या सिंपल गर्मी और हीट वेव नहीं माना जा सकता है। ये इन सबों में पैटर्न है, और हमारे हमारे जो इंटरनेशनल साइंटिस्ट कम्युनिटीज हैं, जो वेदर एक्सपर्ट्स हैं, वो क्लियरली कहते हैं कि ये सारे इवेंट्स अगर ज्यादा हो रहे हैं और तेज हो रहे हैं तो उसका कारण क्लाइमेट चेंज है। साथ ही साथ ये सामूहिक जिम्मेदारी है। क्लाइमेट चेंज एक किसी मोहल्ले में, एक किसी देश में या सिर्फ एक प्रदेश में नहीं होता, ये पूरे के पूरे पृथ्वी पे हो रहा है। इसमें सामूहिक जिम्मेदारी सब देशों की है। इसीलिए विडंबना यह है कि अभी जो दुबई में मीटिंग हुई थी, और ऐसे बहुत सारी मीटिंग्स जो पहले भी हो चुकी है, चाहे वो पेरिस में हो, चाहे कोपेनहेगन में हो, हर बार निर्णय लिया जाता है कि हम किस तरह के एनर्जी व्यवस्था जो है की तरफ बढ़ें, किस तरह हम नॉन फॉसिल की तरफ बढ़ें, किस तरह विकसित देश जो है विकासशील देशों की सहायता करें, चाहे वो तकनीक हो, टेक्नोलॉजी हो, मिटिगेशन हो या फाइनेंस हो। तो हम सबों को ये समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक तार्किक या फिर एक आध्यात्मिक एक चर्चा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक रोमांटिक आइडिया नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था है जो जिसको लोग झेल रहे हैं। और इंडिया जैसे देशों में जो हम कहते हैं कि क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी जो है, वो असल में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को सबसे ज्यादा, गरीब को सबसे ज्यादा चोट पड़ती है। एक हीट वेव अगर होता है या एक कोहरा मचता है या फिर बाढ़ आती है, तो अमीर का घर बाद में डूबता है या टूटता है। सबसे पहले नौकरी जो जाती है वो किसान की, उस मछुआरे की, और वो सड़क पे काम करने वाले व्यक्ति की जाती है। तो वो सोच बहुत ही आवश्यक है। क्लाइमेट जस्टिस के बारे में, क्लाइमेट एक्सेप्ट करना कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके साथ सरकारों को देखना पड़ेगा कि वो क्या कारण है, उसका प्रिपरेशन। बहुत बार हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं निधि। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब पोस्ट डिजास्टर नहीं होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब या क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करने का मतलब एक बारिश या तूफान के बाद काम करना नहीं है, बल्कि तूफान या बारिश या फिर ड्राउट के पहले के काम करने को भी डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। तो क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करना बहुत ही आवश्यक है। क्लाइमेट मिटिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद बिमलेंदु झा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने गंभीर विषय पर आसानी से, सहजता से समझाने के लिए। तो उसी का एक रिपोर्ट हम आपको ज़मीनी रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, किस तरह से तमिलनाडु की मूसलाधार बारिश ने पिछले 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। ये अभी अपडेट आया है। वहीं अगले 2 दिनों में जो ठंड की बात करें, उत्तर भारत में तापमान 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बारिश से बेहाल तमिलनाडु। ये मौसम की मार है। दक्षिणी तमिलनाडु का कन्याकुमारी हो, तूथुकुडी या फिर तिरुनेलवेली, तनकाशी एलिफेंट ब्रिज पानी में डूबा है। सब जगह लोग बेहाल हैं। सड़कें, स्टेशन, आम लोगों के घर, सब जगह जल भराव। 1963 के बाद यानी 60 वर्षों में इतनी ज्यादा बारिश तमिलनाडु में नहीं देखी गई। साउथ तमिलनाडु के लिए कल रेड अलर्ट दे रखा था। उसका कारण क्या था? साउथ तमिलनाडु के नीचे जो समुद्र के एरिया है, कम्युनिटी एरिया, वहां पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था और विंड भी, जो कोस्टल विंड भी 30 नॉट्स 50 से 60 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से थी कोस्टल एरिया में। और ये हम अनुमान कर रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल आज भी हो सकता है। इसके लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। बारिश से बेहाल केरल भी है। यहाँ भी करीब 19 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की जा सकती है। केरला के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। वो भी साउथ केरला में भी आज हैवी टू वेरी हैवी मीन 12 से 19 सेंटीमीटर रेनफॉल हो सकती है। अगले 2 दिनों में 2 डिग्री तक तापमान में गिरावट के बाद ठंड में ठिठुरन और बढ़ेगी। अमृतसर सहित पंजाब के कुछ इलाकों में पारा गिरकर 3 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। उत्तर पश्चिम भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी उत्तर प्रदेश में तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच रह सकता है। पंजाब में खासतौर पर अमृतसर के साथ ही आदमपुर जैसे इलाकों में कोल्ड वेव का अनुमान है। बाकी हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में तापमान सामान्य ही रहेगा। अगले 5 दिनों के लिए पंजाब और हरियाणा में घने कोहरे को लेकर भी चेतावनी दी गई है। अभी हम जो उम्मीद करेंगे टेम्परेचर 1-2 दिन जैसे नॉर्थ वेस्टर्ली विंड आ रहा है और थोड़ा फॉल हो सकता है बाय अबाउट 2 डिग्री। ओवरऑल मीन कोई खास जो पैटर्न चल रहा है विंटर का, बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाली नहीं है। कोई सीवियर कोल्ड वेव आने की कोई उम्मीद नहीं है। जैसे है वैसे ही सामान्य रहने वाला है। अक्सर पंजाब में
कुछ इलाकों में कोल्ड वेव हो सकता है आने वाले दिन। भारत ही नहीं, चीन भी ठिठुर रहा है। भारी बर्फबारी की वजह से साल के अंत तक चीन के उत्तरी इलाकों में तापमान में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना है। तो मौसम की मार के लिए रहना होगा सबको तैयार। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी का नोटिस पहुंच गया है। 21 तारीख को शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। शरद शर्मा और अधिक जानकारी दे रहे हैं। शरद, गंभीर होता जा रहा है मामला अरविंद केजरीवाल के लिए। देखिए, इससे पहले 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। अरविंद केजरीवाल ने उस नोटिस को गैर कानूनी बताया था और ईडी से मांग की थी कि वो अपने इस नोटिस को वापस लें। तो उसके बाद अब ईडी ने फिर से नोटिस भेजा है और 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूछताछ में शामिल होने के लिए जाएंगे या नहीं, इसको लेके अभी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि उनका पहले से ही एक पूर्व घोषित प्रोग्राम है। विपश्यना के लिए उन्होंने जाना है। कल से लेकर 30 दिसंबर तक, 19 से 30 दिसंबर तक उनको विपश्यना साधना के लिए जाना है, जो हर साल वो जाया करते हैं। तो ऐसे में अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या मुख्यमंत्री ईडी की पूछताछ में शामिल होने के लिए जाएंगे या फिर जो अपना विपश्यना वाला उनका प्रोग्राम है, ध्यान का कार्यक्रम है, उसको ही वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यही है कि 21 दिसंबर को दूसरा नोटिस आ गया है कि 21 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश हों। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। कर्नाटक के बेलगावी में एक महिला को निर्वस्त्र करके उसकी पिटाई को कर्नाटक हाई कोर्ट ने सामूहिक कायरता करार दिया है। एक महिला का चीरहरण होता रहा और गांव वाले तमाशबीन बने रहे। हालांकि अब राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है। स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। बेलगावी में 11 दिसंबर को 42 साल की एक महिला को निर्वस्त्र करके बांधकर पिटाई करने का आरोप इन महिलाओं पर है। ये उस लड़की की मां और दूसरी रिश्तेदार है जो पीड़ित के बेटे के साथ भाग गई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान इस मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इतने सारे मूक दर्शक, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। ये सामूहिक कायरता है जिसे दूर करने की आवश्यकता है। पुलिस को समझना चाहिए कि ये ब्रिटिश राज नहीं है। अदालत ने एक कविता की उस पंक्ति को भी दोहराया जिसमें कहा गया है कि सुनो द्रौपदी, हथियार उठाओ, अब गोविंदा रक्षा करने नहीं आएंगे। ये मामला सियासी रंग ले चुका है। बीजेपी ने तथ्यों की जांच के लिए एक टीम भेजी। पार्टी का आरोप है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वो सभी कांग्रेस से जुड़े हैं। ये कांग्रेस लीडर्स की फॉलोअर्स है पूरा। उधर कांग्रेस कोई अभी मंत्री जी है, मंत्री का फॉलोअर्स है। कोई अटैक किया, वो मंत्री जी के फॉलोअर्स है। उसके वास्ते उनको मदद मिला सरकार से, उसके वास्ते वो इस पे वो लड़ा, नहीं तो वो नहीं लड़ता था। राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति की पीड़ित महिला को 2 एकड़ जमीन दी है। इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई है। ಬ್ಯೂರೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದು ನೋಡ್ಲಿ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ। ब्यूरो रिकॉर्ड डेटा ले लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि किसके शासन में कितने अपराध हुए हैं। इस मामले में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हम कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ। इस मामले में कुल 13 गिरफ्तारियां हुई हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने परिवार वालों के अलावा किसी और के पीड़ित महिला से मिलने जुलने पर रोक लगा दी है ताकि इस मामले पर हो रही राजनीति में बेवजह उसे परेशान न किया जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लिया।
और एडवोकेट जनरल को निर्देश दिए कि वो लॉ कमीशन से एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार करने को कहें जो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में कारगर साबित हो। साथ ही इसमें दंड का भी प्रावधान हो, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि लोग ऐसी घटनाओं को रोकने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ तमाशबीन बनकर रह जाते हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। डायमंड बोर्स बनने से केवल हीरे के कारोबारियों को ही फायदा नहीं हुआ है, बल्कि सूरत को ड्रीम सिटी बनाने की रफ्तार में अब और तेजी आ गई है। डायमंड बोर्स ने कैसे इस इलाके की तस्वीर बदली है, देखिए रिपोर्ट। पांच साल पहले डायमंड बोर्स के नींव रखे जाने की ये तस्वीर है। दूर दूर तक वीरान मैदान और यहाँ से सटा डंपिंग ग्राउंड। लेकिन मंगलवार को ड्रीम सिटी में 4 चांद लगाती डायमंड बोर्स की 9 शानदार इमारतें। इसे जोड़ता ये हाईवे और पास का मेट्रो स्टेशन भी बनकर तैयार हो चुका है। हम मानते हैं कि सूरत डायमंड बोर्स कार्यरत होने के कारण कम से कम 1 लाख करोड़ से ज्यादा बिजनेस इस सूरत डायमंड बोर्स में कार्यरत हो जाएगा और इसके कारण सूरत शहर को भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। होटल बिजनेस के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, बाकी सपोर्टेड सर्विस के अंदर भी बहुत अच्छा फ़ायदा सूरत शहर को भी मिलने वाला है। खास करके कल प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच के अंदर बोला था कि सूरत डायमंड बोर्स के कारण 1.5 लाख नई रोजगारी की तक भी सूरत शहर में क्रिएट होगी। दरअसल सूरत में 2015 में ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत सूरत के दक्षिणी भाग में खजोद गांव, बाहरी रिंग रोड और डुमास हवाई अड्डे के नजदीक 700 हेक्टेयर साइट पर ड्रीम सिटी बनाई जा रही है। डायमंड बोर्स बनने के बाद खाजोद इलाके से 25 लाख टन सॉलिड वेस्ट को खत्म किया गया। एयरपोर्ट से लेकर मेट्रो और बुलेट ट्रेन परियोजना से जुड़ने के बाद अब सूरत में नई संभावना के अवसर बढ़ गए हैं। सूरत जो है वो डायमंड सिटी के तौर पर जाना जाता है और ये कहा जाता है कि सूरत में 500 से लेकर 500 करोड़ तक के जो हीरे हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। दुनिया भर में हीरे के 90% तराशने का काम सूरत से ही होता है, तो इसी से आप इसकी अहमियत समझ सकते हैं कि कितना अहम है। ये बहुत अच्छा है जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छी वो कर रही है कि प्रोसेस कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोजेक्ट जो बना है उससे अच्छा, तो इससे आपको लगता है कि सूरत और प्रोग्रेस करेगा? बहुत प्रोग्रेस करेगा, बहुत प्रोग्रेस करेगा। मोदी जी का बहुत शुक्रिया। हाँ? मोदी जी का बहुत शुक्रिया और हमारे देश आगे, सूरत आगे भी बढ़ सकता है। सूरत अब ड्रीम सिटी, हाँ, ड्रीम सिटी बन जा रहा है और बन ही गया है। वैसे तो यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है तो बन ही गया है। हमारे लिए तो बहुत शुक्रिया है इनका। यही वजह कि ड्रीम सिटी के लिए डायमंड बोर्स एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों में यहाँ व्यवसायिक गतिविधियों में और इजाफा होने की संभावना है। सूरत से मनीष पानवाला के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इस खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा।